अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर तवील मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल का अग्रीमेंट हो गया है और अब जब IMF का जो एग्जेक्टिव बोर्ड है वो अगस्त के महीने में जब बाकायदा तौर पर इस मुआहदे की मंजूरी दे देगा तो तवक्को है कि पाकिस्तान को जो IMF की अगली किस्त है तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ जो डॉलर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। वैसे तो जब आपको कर्जा मिले वो बेशक IMF दे या आपको कोई दोस्त मुल्क दे तो उस पर खुश नहीं होना चाहिए, वो एक लम्हा फिक्रिया है क्योंकि कर्जा आप तभी देते हैं जब आपके अपने वसाइल नहीं होते। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की, तो यकीनी तौर पर ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि IMF का प्रोग्राम अगर बहाल नहीं होता तो आपको पता है कि इन दिनों जो श्रीलंका की सूरत हाल है वहाँ पे दिवालिया है, तो ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर की सी सिचुएशन है। वहाँ पे उनके पास डॉलर्स नहीं हैं, ना तेल इंपोर्ट करने के लिए, ना ज़रूरी अशिया, ना मेडिसिन इंपोर्ट करने के लिए। तो कम अज़ कम ये जो IMF का मुआहदा अभी हुआ है तो इससे पाकिस्तान श्रीलंका एटलीस्ट इमीडिएटली तो बनने नहीं जा रहा। लेकिन शहबाज, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अभी हमें तवक्को है कि अगस्त में जारी हो जाएगी, ये जो मुआहदा है स्टाफ लेवल अग्रीमेंट, ये होना तो मार्च में चाहिए था। मार्च में हमें ये किस्त मिल जानी चाहिए, तो ऑलमोस्ट हम इतना लेट हैं। तो एक तो लेट होने की वजह क्या है? कम से कम जो IMF ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें तो उन्होंने ये कहा कि एक तो वजह ये है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर गई, कुछ जो एक्शंस पाकिस्तान ने लेने थे उनको डिले किया जिसकी वजह से रुपए की कदर में कमी वाक़ हुई और सारी ये अनसर्टेनिटी हुई। तो ये जो एक्शन डिले हुए, क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट को वो इल्ज़ाम दे रहे हैं या पिछली गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे के चली गई थी? कामरान साहब, आपकी जो मोहब्बत है ना PTI से वो ख़त्म नहीं हो रही। ऑफ कोर्स ये पिछली गवर्नमेंट का ही सारे ये उनके मसाइल हैं जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए, जो उसका 7वां उसका जायज़ा मिशन आना था वो जैसे आपने कहा मार्च में आना था, और उसने जो पाकिस्तान की इकॉनमी का एक पीरियड था अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2021 का, उसके दौरान जो इकनॉमिक पाकिस्तान की सूरत हाल रही मुआशी और फिर जो अहदाफ थे IMF के प्रोग्राम पे कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया थी, उसका उसने रिव्यू करना था मार्च में। क्योंकि जो दिसंबर को अगर आपका क्वार्टर ख़त्म होता है तो उसका डाटा आता है एंड जनवरी अर्ली फरवरी में, तो ये वो एक था। फिर इन्होंने चूंकि तखीर इतनी हो गई, जो 8वां रिव्यू था जिसका पीरियड था जनवरी मार्च 2022 और उसका रिव्यू होना था अप्रैल मई में, और साथ बजट का भी रिव्यू होना था। जो बजट पार्लियामेंट में पेश होना होता है उससे पहले IMF की एक एंडोर्समेंट चाहिए होती है, तो उन दोनों को उन्होंने अब क्लब कर दिया। 7वां और 8वां जो रिव्यू है वो अब क्लब हो चुके हैं। लेकिन इसका नुकसान अब ये हुआ कि अगर ये एज पर ओरिजिनल स्केड्यूल होता तो पाकिस्तान को मिलना था 1.9 अरब डॉलर, तकरीबन 960 मिलियन डॉलर 7वें रिव्यू का, और इतने ही पैसे आपको मिलने थे 8वें रिव्यू के। 7वां हम कर नहीं सके टाइम पे, 8वें का टाइम हो गया तो उसको उन्होंने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद बजाय कि उसके IMF उसके पूरे पैसे आपको देता तकरीबन 2 अरब डॉलर, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस भी किया था कन्वेंशन सेंटर में कितने मिल जाएंगे, और मैंने उसी दिन खबर की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि नहीं इतने नहीं मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे, क्योंकि IMF ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी। तो वो पैसे आपका नुकसान हुआ वहाँ पे। इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान ने इतनी सख्त शराइत के ऊपर अमल दरामद किया, उसके बावजूद भी हमें 1.2 अरब डॉलर भी पूरा नहीं मिल रहा, एक चीज़। और ये IMF ने पहली दफ़ा नहीं किया। इससे पहले भी जो पिछली हुकूमत की नाकामी थी कि वो दूसरा रिव्यू जो उसने मुकम्मल करना था जनवरी 2020 में, वो नहीं कर सकी, तीसरा नहीं कर सकी, चौथा नहीं कर सकी, 5वां नहीं कर सकी। तो उस वक्त 500 मिलियन डॉलर की एक किस्त थी, उन तमाम रिव्यूज़ को मिला के कोई 2 अरब डॉलर बनता था, और IMF ने हमें दिया था सिर्फ 500 मिलियन डॉलर। तो एज अ रिजल्ट कि ये जो ओरिजिनल प्रोग्राम साइन हुआ था, ये हुआ था जुलाई 2019 में साइन हुआ था, 6 अरब डॉलर का था, और इसने सितंबर 2022 को मुकम्मल होना था। 39 मंथ इसका पीरियड था जिसमें हमें 6 अरब डॉलर मिलना था। आज तक हमें सिर्फ 3 अरब डॉलर मिला है। तो अगर ये 1.2 अरब डॉलर आ भी जाता है तो 4.2 अरब डॉलर मिलेगा। अब सूरत हाल ये है कि एक तो ये रिव्यूज़ और इनके जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह पे। अब हुकूमत को पता था कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस हैं
इन हालात के अंदर अगर IMF का प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाता है सितंबर में, तो हुकूमत के पास चॉइसेस नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हाथ मिलाए हुए हैं बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ, इसका हम आगे जाके जिक्र भी करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को कहीं से पैसा मिल नहीं रहा, और ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन बन रही है, उस सूरत हाल के अंदर आलमी मार्केट्स के अंदर भी पैसे नहीं हैं उस तनासब से जो कि पहले कभी होते थे। और जो बाकी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब लाइन में लगी हुई हैं बेल आउट पैकेजेस के लिए, तो सिचुएशन आगे टफ होती जा रही है। सो इन्होंने एक दरख्वास्त की थी IMF से कि ये जो सितंबर 2022 को प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, इसको आप एक्सटेंड कर दें जून 2023 तक, 9 माह का इसमें एक्सटेंशन, और इसका जो कर्जे का साइज है $6 अरब, इसको बढ़ाकर आप $8 अरब कर दें। तो अभी जो IMF की स्टेटमेंट आई है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जून 2023 तक हम इसको बढ़ा देंगे, लेकिन $8 अरब की बजाय उन्होंने $7 अरब की बात की। जब मैंने मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना से पूछा तो उन्होंने कहा कि बकौल उनके कि जो IMF के कुछ टर्म्स हैं जिसके तहत एक साल के अंदर ये जो EFF का प्रोग्राम है पाकिस्तान का, या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, एक साल के अंदर $4 अरब से ज़्यादा IMF नहीं दे सकता। तो अगर ये इन्होंने 6 को 7 किया है, तो पाकिस्तान का जो बाकी पैसा बचेगा वो $4 अरब मिलेगा, तो इतना ही हमें पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल इसका अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि देखें, जाहिर है कि जब इतने अरसे से जो मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी थी, रुपए की कदर मुसलसल गिर रही थी, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, वजह उसकी ये थी कि IMF के साथ हमारी जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ रही थी। अब जब इवन के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और आज तवक्को ये थी कि रुपए की कदर बेहतर होगी, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उसके बरक्स आज हमने देखा कि अगेन रुपए की कदर गिरी है, अगेन जो मार्केट है स्टॉक मार्केट वो कुछ पॉइंट्स गिरी है। तो ये क्या वजह है कि मार्केट पॉजिटिव सिग्नल्स क्यों नहीं पिक करे? क्योंकि अब ऑलमोस्ट आप समझ लें कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो बारिंग एनी एक्सेप्शन एग्जीक्यूटिव बोर्ड तो अप्रूवल दे ही देती है। तो ये क्या वजह है कि उसके बावजूद रुपए की कदर जो है वो कम हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं है जब PTI की गवर्नमेंट ने मुआहदा करने से पहले शायद एक अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप रुपए की कदर को कम करेंगे, कहीं ये गवर्नमेंट भी तो उस तरह का गेम नहीं कर रही कि रुपए की कदर को डिलिबरेटली कम किया जा रहा है? दो तीन चीजें हैं कामरान। एक जो कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो वीकली वो रिजर्व्स की पोजीशन रिलीज करता है, उसके तहत पाकिस्तान के रिजर्व्स में फर्दर कमी आई है। तकरीबन $100 मिलियन की कमी के बाद ये $9.7 अरब पे चले गए हैं। तो अभी भी हम कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। बावजूद इसके कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस हो गया है, जो IMF के बोर्ड की मीटिंग है वो 18, 19, 20 अगस्त से पहले मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगस्त से लेके 15 से लेके 15 अगस्त तक IMF का एक रिसेस पीरियड होता है, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो जब वापस आएंगे तो फिर आपका केस लगेगा, फिर टेकअप होगा, फिर अप्रूवल होगा, फिर उसके 2-4 दिन के बाद इसका जो पैसा है वो डिस्पर्स होगा। तो रिजर्व बाय एंड लार्ज आपके इसी पोजीशन में रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम यह है जो ज़्यादा थोड़ा सा सीरियस है और उसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। वो प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत ने इस वक्त तकरीबन ना तो स्टेट बैंक से पैसा फेंक रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि IMF ने एक्सेस ले ली है मेरे जो इन्फॉर्मेशन है इनके रिजर्व्स तक, उसकी जो मॉनिटरिंग करें, नॉट डायरेक्ट एक्सेस बट इन अवे उनकी मॉनिटरिंग हो रही है कि पैसा आ किधर रहा है और जा किधर रहा है। तो वो ये मार्केट में पैसा फेंकने की पोजीशन में नहीं है डॉलर रिजर्व्स की पोजीशन की वजह से और IMF के प्रोग्राम की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो डॉलर्स की पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपकी एसेंशियल इंपोर्ट्स होनी होती हैं। तो डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है उसका फिर रेट बढ़ रहा है। तो सिर्फ नाज़रीन अगर आज का आप डाटा देख लें, आज रुपए की कदर में ₹1.15 की कमी हुई है और बावजूद IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के 210.95 रुपए का $1 हो गया, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है और मार्केट इसको कोई पॉजिटिव नहीं ले रही। दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो स्टॉक मार्केट भी तकरीबन 274 पॉइंट्स, उसमें तो एक ये फैक्टर भी हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि दुनिया के अंदर चूंकि एक रिसेशन है और यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने अपने जो उसके इंटरेस्ट रेट्स उसको बढ़ा दिया है, UK ने भी बढ़ा दिया है। तो अब जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुई है डेवलपिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहां से अब पैसा निकल के जो डॉलर है वो अब निकल के जा रहा है डेवलप वर्ल्ड की तरफ, वापस अमेरिका और यूरोप की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पे अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो ये भी एक फैक्टर होगा कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर दबाव होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह पे हैं।
IMF की स्टेटमेंट तो आ गई है, लेकिन इस स्टेटमेंट में जो चंद चीजें देखने वाली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF ने अपने स्टेटमेंट में इस चीज पे इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान को अपने बजट के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करना है। इसमें जो सबसे बड़ी उन्होंने चीज कही है कि जो बजट का सरप्लस होगा, जो उन्होंने नंबर अपनी प्रेस स्टेटमेंट में दिया, वो 0.4% पाकिस्तान की जो मैशत उसके हजम के बराबर तकरीबन 306 अरब रुपए का आपका रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, आपने जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है उसके बाद। जबकि जो बजट पार्लियामेंट ने पास किया है 29 जून को, उसमें ये नंबर है 153 अरब। तो यहां पे लगता ये है कि हुकूमत को फर्दर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से टाइटनिंग करनी पड़ेगी। एक उसकी इंडिकेशन ये है, इसी प्रेस रिलीज के अंदर IMF ने यह भी क्लियर कर दिया है कि आपने जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ हासिल करना है, आपने हुकूमत पाकिस्तान ने तरक्याती बजट को नहीं काटना, और तरक्याती बजट काट नहीं सकती, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी वो फिक्स है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, तो फिर जो आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके ऊपर हिट आएगी। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, जो आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको पहले ही हुकूमत ने उसमें कुछ तकरीबन 20% की कमी की है। और इसके साथ ही जो दूसरा इंडिकेशन ये होगा कि अगर कहीं ना कहीं पे बजट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है तो फिर इजाफी टैक्सेस भी लग सकती हैं, और इसका इंडिकेशन IMF ने दिया है। दो बातें उन्होंने कही हैं कि हालात के मुताबिक पाकिस्तान को इजाफी इकदामात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला इस प्रेस रिलीज के अंदर जो IMF ने कल सुबह जारी की है। और इसके साथ ही जो ज्यादा आमदन वाले अफराद हैं उनको हदफ होंगे, उनसे मजीद टैक्सेस उनसे लिए जाएंगे, चाहे एग्जिस्टिंग जो टैक्स रेट्स हैं उसी में से मजीद वो इन्फोर्समेंट के जरिए रिकवरीज करें या कुछ रेट्स के अंदर रद्दो बदल हो। और जो बिजली का शोबा है इसके ऊपर भी अब फोकस आ गया है, और ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए, क्योंकि हर तरह की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए 7.91 फी यूनिट उसकी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दी हुई है। काबीना ने यह फैसला रोका हुआ क्योंकि संडे को पंजाब में इलेक्शन है, तो यहां पे सियासत भी होती है इस मुल्क के अंदर हमेशा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट IMF की इस प्रेस रिलीज के अंदर है कि आपकी जो बिजली की कीमत है वो कितनी और कैसे बढ़ेगी। कितनी का उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन जब आप वो नेपरा की वेबसाइट पे जाएंगे, हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज आर कमिटेड to resuming in reforms including delayed annual rebasing। अब ये जो delayed annual rebasing है, इसका मतलब ये है कि 7.91 फी यूनिट ये एक कीमत यहाँ पे बिजली की बढ़ेगी। फिर क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो छमाही बुनियादों के ऊपर आपको बिजली की कीमतों में इजाफा करना है वो भी हुकूमत को करना है। और टू इम्प्रूव द सिचुएशन द पावर सेक्टर एंड लिमिट द लोड शेडिंग। उन्होंने कहा है कि बावजूद ये सारी चीजें करने के, माजी में भी पावर टैरिफ बढ़ते रहे, इसके बावजूद जब ये जो साल खत्म हुआ 30 जून को, जो सर्कुलर डेट है इसके अंदर 850 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ एक साल के अंदर हुआ है। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है, हम इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, सवाल एक छोड़े जा रहे हैं कि जब IMF का प्रोग्राम साइन था तो उस वक्त जो गर्दिशी कर्जा था उसको खत्म करने की जो डेडलाइन थी वो दिसंबर 2020 थी। पिछली हुकूमत ने मैसिव पावर टैरिफ में इजाफा किया और तरह के बोझ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवाम के ऊपर डाले गए, तो फिर ये जो गर्दिशी कर्जे में इजाफा हो रहा है और 835 या 850 अरब एक साल के अंदर, इसका जिम्मेदार क्या IMF नहीं है? IMF भी इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है। मेरे ख्याल में यही वो ब्लैक होल है कि इस तरह जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से जाएं, और नतीजा क्या निकलता है कि फिर हुकूमतें जो हैं वो बोझ जो है, जो अपनी कोताहियां अपनी गलतियां हैं वो फिर उसको बचाने के लिए या उसका कफारा अदा करने के लिए अवाम पे टैक्सों का बोझ डाल देते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि क्यों आखिर चलें IMF तो हमें आप कह सकते हैं कि इतना टफ टाइम दे रहा है। इवन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी पाकिस्तान को अब इतने इजी तरीके से कोई फाइनेंशियल बेल आउट पैकेजेस नहीं दे रहे। तो क्या इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और इवन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इनके दरमियान को अब पाकिस्तान को लेकर के कोई इत्तफाक़ राय है? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल रात गए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बकौल उनके कि अवाम के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया, यानी कि जो तेल की मसनूआत हैं उनकी कीमतों में 18 से 40 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया। बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत बड़ी कमी लगती है, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में
अगर आप पेट्रोल की कीमत देखें तो वो कोई 66% उसमें इजाफा हुआ, इसी तरह से डीजल की कीमत में 92% इजाफा हुआ। तो शहबाज मेरे ख्याल में इसको रिलीफ से ज्यादा मैं तो ये समझूंगा कि जो अवाम को इतनी ज्यादा आई थिंक तकलीफ हो रही थी, तो इसके नतीजे में थोड़ी उनको कम तकलीफ होगी। रिलीफ तो किसी भी सूरत में नहीं है। जो तेल की मसनूआत की कीमतें हैं वो अवाम की पहुंच से तो मेरे ख्याल में दूर है, लेकिन वही कहते हैं कि चलें कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, यही है शायद। अच्छा नहीं, वो जैसे हम पहले ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे ना कि वो जो एक आपकी इनकंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक जो चीज़ बहुत बुरी तरह दुनिया में महसूस की गई कि जब थोड़ी सी पाकिस्तान में के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो वो फिर कोई पॉलिसी एक्शन पॉलिसी लाइन वो चेंज कर लेता है। ये भी जैसे हफीज शेख जब वो उन्होंने एक ट्रांच ले ली थी IMF से $50 करोड़ की, और एक यूरो बॉन्ड भी हमने मेरे $2.5 बिलियन का ये कितने का किया था, उसके बाद उनको फायर कर दिया गया, सैक कर दिया गया, शौकत तरीन को लाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसे डीरेल हुई कि आज हम इस सूरत हाल पे पहुंचे हुए हैं कि नाक से लकीरें भी निकाल रहे हैं और हमें माफ़ी भी नहीं मिल रही। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई तो जो मैसिव सब्सिडीज नाज़रीन पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, और जिसको कहा जाता है अब बरमला, और दुनिया भी ये बात कहती है कि वो खालिस्तान एक पॉलिटिकल एक्सटेंट था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक भी जो तेल, अमेरिका तो खुद एक प्रोड्यूसर है ऑयल प्रोडक्ट्स का, वो भी इस तरह की सब्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकता जिस तरह की हुकूमत पिछली ने किया था। तो इवेंचुअली 150 रुपये फी लीटर से बढ़कर तब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो 250 और 275 रुपये फी लीटर तक चली गई। तो कल रात जैसा कि आपने सुना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कुछ रिलीफ जो आपको प्राइसेस में इंक्रीज आया था उसमें पास ऑन के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन हम थोड़ा सा इसको बता देते कि पेट्रोल की जो कीमत को तकरीबन 249 रुपए फी लीटर थी, उसमें जो 18 रुपए 50 पैसे कमी की गई है वो अब 230 रुपए हो गया। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रहे कि अभी भी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी मौजूद है, और इसका मतलब यह है कि हुकूमत अपनी जेब से उन्होंने ये आपको रिलीफ पास ऑन नहीं की। आलमी मंडी में जो तेल की कीमत में कमी, उसका फायदा अवाम को दिया गया है और टैक्स अभी हुकूमत वसूल कर रही है, और ये एज पर द एग्रीमेंट विद द IMF जो 1 अगस्त से पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी और बढ़ेगी और 5 रुपए डीजल और बाकी जो मसनूआत है उसके ऊपर लेवी बढ़ेगी। तो अगर तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरती हैं तो ठीक, आपकी प्राइसेस यहां पे मेंटेन रह के भी मजीद टैक्सेस लग सकते हैं। अगर कीमतें नहीं गिरती तो फिर थोड़ा सा फर्दर रद्दोबदल आ सकता है। डीजल की प्राइसेस में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सबसे ज्यादा कमी की है, 40 रुपए 54 पैसे। एक लिहाज से ये एक रिलीफ एग्रीकल्चर सेक्टर को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। आई होप कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो अब जो किराए में जिस तेजी से इजाफा हुआ था कम अज कम उसमें इस हद तक तो जो कमी हुई है, और अच्छी खासी कमी है 40 रुपए फी लीटर की, जिसके बाद अब डीजल जो 236 रुपए का हो गया है फी लीटर, तो वो कमी जो उसमें करवाए किरायों में। केरोसिन ऑयल जो मट्टी का तेल है उसकी प्राइस में भी तकरीबन 34 रुपए की कमी हुई है, अभी भी 196 रुपए का है, और जो लाइट डीजल ऑयल है वो 191 रुपए का है, और इसमें भी 35 रुपए फी लीटर कमी हुई है। इसके बावजूद नाज़रीन कोई सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, ये जो कमी हुई है इससे पहले कोई ज्यादा कमी नहीं हुई, 18 रुपए की है, सिग्निफिकेंट है, बट इससे पहले जो इंक्रीज आया था तकरीबन 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में ये हुकूमत इंक्रीज कर चुकी थी। जो डीजल की प्राइसेस थी उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज आया था 133 रुपए का। ये सब कुछ करने के बाद भी वो अच्छा खासा बढ़ता है 90-95 रुपए फी लीटर अभी भी। तो एक इसका फायदा ये है जो हुकूमत को, जो पिछले हम ब्रेक से पहले बात भी कर रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी रुपए के ऊपर जो कीमत के ऊपर एक दबाव है। पाकिस्तान की दरामदात नाज़रीन इतनी बढ़ गई हैं कि अब हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि इन मसनूआत की कीमतों को एक खास हद तक से ऊपर रखकर इनकी जो कंजम्पशन है, इनकी जो खपत है, उसको कम किया जाए। अगर आपने खुद नोट किया हो, इस दफ़ा जो लोग सैर के लिए जाते हैं छुट्टियों के अंदर, उसमें काफ़ी कमी आई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसमें अंदर भी काफ़ी कमी है। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 10 से 15% जो है इनकी पेट्रोलियम मसनूआत की कंजम्पशन में एक माह में कमी आई है। पाकिस्तान के लिए ये इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे पास अब दरामदात के लिए डॉलर्स नहीं बचे। जितनी कम हम दरामदात करेंगे उतना ही मुल्क का फायदा है, उतना ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर एक जो चीज आई थिंक इन द लॉन्ग रन ये वक्ती रिलीफ हो सकता है अब, क्योंकि एक तो असेसमेंट ये भी है कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि दुनिया जो है ना इंटरनेशनल रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ये मुमकिन है कि तेल की कीमतों में मजीद कमी वाक़ हो, लेकिन अगर आपकी रुपए की कदर भी गिरती रही
तो शायद वो जो फ़ायदा हुकूमत आवाम को पहुंचा सकती है वो नहीं पहुंचा पाएगी। और एक और जो चीज़ है, ज़ाहिर है मुश्किलात हमारे यहाँ आती रहती हैं। शायद 17 जुलाई से ये जो डीलर्स हैं ये कोई हड़ताल का इन्होंने ऐलान कर रखा है कि उनके मार्जिन में जो है प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा किया जाए, तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो लेट्स सी, लास्ट टाइम भी इन्होंने जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसको थ्रेट दिया था, इन्होंने रिलीफ नेगोशिएट किया था। ब्लैकमेलिंग इस तरह की मेरा ख्याल होने नहीं चाहिए जिन हालात के अंदर मुल्क चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, एक और चीज जो मुझे लग रही है कि वजारत खजाना जो है वो शायद चाहती है कि रुपए की कदर इसी जो वो एक उसका आप कह सकते हैं इस बेस के अंदर या इसी रेंज में रहे, 200 रुपए से ऊपर ही डॉलर रहे, वरना फिर जो कम हुआ तो फिर इन लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, रेट्स कम करने पड़ेंगे बहुत सारी चीज़ों को जो शायद इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है। और डॉलर कितने हमारे पास 9.7 डॉलर। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। चलें, यहाँ पे ब्रेक लेने के बाद थोड़ा तस्करा करेंगे कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को कौन सी कामयाबी मिली है। ब्रेक के बाद उसका जिक्र करेंगे। डिबेट हो रही थी उनको फर्दर पोस्टपोन कर दिया है। अगला जो यूएन जनरल असेंबली का सेशन सितंबर में होगा। इसमें जो की पॉइंट है कि ये जो 4 मुमालिक हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है जो चाहते हैं कि वो मुस्तकिल मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जो एक रिटन एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक टेक्स्ट नेगोशिएशंस हो जिसमें तमाम जो तजावीज़ हैं दोनों अतराफ से, वो जो चाहते हैं कि इसकी एक्सपेंशन जो ना हो, और वो जो एक्सपेंशन चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उनके प्रपोजल जो हैं वो ऑन पेपर आ जाएं। तो शहबाज, ये इसलिए जो हमारे सिफारती हल्के हैं वो कहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान का ख्याल था कि अगर आप उन प्रपोजल्स को एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना देते हैं कि ये 4-5 लेट से प्रपोजल्स हैं, तो पाकिस्तान का ख्याल है कि फिर ये जो ताकतवर ममालिक हैं इनके लिए मनूवर करना आसान होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान, इटली या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एक ग्रुप है जो एक्सपेंशन चाहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन जो गैर मुस्तकिल अराकीन है उनके अंदर वो चाहता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। जो 15 जो ममालिक हैं उसके मेंबर, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो का पावर है, कि मतलब उनकी मर्जी के बगैर कोई भी करारदाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुस्तकिल वो जो काउंसिल है वो पास नहीं कर सकता। 10 मेरा ख्याल उसमें नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें इंडिया अभी इस वक्त है, या उनका खत्म हो गया टेन्योर? मेरे ख्याल में 2 साल का टेन्योर खत्म हो गया। तो इंडिया भी ये चाह रहा है अलॉन्ग विद ब्राजील, जर्मनी, कि ये जो 5 परमानेंट ममालिक है इसमें 4 का और इजाफा किया जाए। टोटल वो चाहते हैं कि उनका जो ख्याल है कि उसमें 10 जो हैं वो 6 जो हैं वो इजाफा किया जाए। जो परमानेंट जो मेंबर्स हैं इस वक्त 5 से बढ़ा के 11 कर दी जाए। ठीक है। अब उसके अंदर 4 जो हैं वो कहते हैं कि ऑलरेडी उसमें इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी, ये कहते हैं कि 4 तो हम हो गए, और 2 वो कहते हैं वो अफ्रीका से लें, क्योंकि अफ्रीका इस वक्त वाहिद कॉन्टिनेंट है जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है एज अ परमानेंट मेंबर। और उसके ऊपर पाकिस्तान का एक डिफरेंट व्यू है, एक लेजिटिमेट वो कहते हैं उनका कंसर्न है। लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि ये जो ममालिक हैं 4 ममालिक, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर भी डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है कि क्या जो नए मुस्तकिल मेंबरान शामिल किया जाए उनके पास वीटो पावर होनी चाहिए। तो उसमें एक कंसेशन ये जो ग्रुप ऑफ 4 है उन्होंने ये दी है कि वो ये कहते हैं कि हमें फिलहाल आप परमानेंट मेंबर बना दें, जो क्वेश्चन है वीटो पावर का उसको हम 15 साल के लिए मौखर कर देते हैं। 15 साल के बाद इसके ऊपर हम असेस कर सकते हैं कि क्या नए जो मेंबरान हैं उनके पास वीटो पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो कहती हैं नहीं, हम अगर मुस्तकिल मेंबर बनेंगे तो विद वीटो पावर बनेंगे। तो उनका एक डिफरेंट नुक्ता नजर है। तो अब इसके अंदर जो इस दफा हुआ है कि जाहिर है कि कोशिश तो ये सिलसिला जो है आपको अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 15-20 साल से चल रहा है। बाकायदा नेगोशिएशंस जो हैं 2009 से यूएन जनरल असेंबली में स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त से लेकर अब तक कोई उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। अब एक तो ग्रुप ऑफ 4 मैंने आपको बता दिया, दूसरा इसमें जो ग्रुप है उसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कहते हैं। उसमें 13 मुल्क हैं, उसमें पाकिस्तान है, उसमें इटली है, कनाडा है, उसमें स्पेन है, उसमें साउथ कोरिया है। ये बड़े बड़े ममालिक हैं जो रिफॉर्म्स चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन उनका जो नुक्ता नज़र है, उन्होंने जो प्रपोजल्स दिए हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए, और उसके अंदर वो एक और अमेंडमेंट भी चाहते हैं कि आप ऐसा करें कि जो ममालिक समझते हैं कि उनका ज़्यादा लेजिटमेट इंटरेस्ट है, उनको ज़्यादा देर सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए, तो उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि जो इस वक्त मियाद है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसको आप बढ़ाकर कर दें 3 से 5 साल,
और उसमें एक ऑप्शन ये भी रखते हैं कि उसमें री इलेक्शन का इमीडिएटली अगर आपकी टर्म खत्म होती है तो दोबारा आप री इलेक्ट होकर वापस आ जाए। अभी आपको पता है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, फिर आप दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सकते, फिर रोटेशन, फिर जब आपका दोबारा नंबर आएगा तो तब आप आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये प्रपोजल जो है, ये जो ग्रुप ऑफ 4 है उनको एक्सेप्टेबल नहीं है और इसलिए इस पर आगे पेशरफ नहीं हो रही। भारत जो है उसने काफ़ी आप कह लें कि सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि डिलिबरेटली ये टेक्निकल चीज़ों में उलझाया जा रहा है और ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि जो वो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का अभी तक ख्याल है कि उन्होंने सक्सेसफुली अपने कार्ड्स खेले। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग पहलू है, जो मेरी भी पाकिस्तानी जो हुकाम से इंटरेक्शन हुई है, जो खबर उन्होंने शेयर की कि पाकिस्तान को लालच देने के लिए कुछ जो ममालिक हैं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भी तो एक एटमी ताकत है, इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, तो आप अपने आप को बतौर कैंडिडेट सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत के लिए क्यों नहीं पेश करते? आप अपनी कैंडिडेचर लॉन्च करें और अपने लिए सपोर्ट हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान का ख्याल है कि ये एक टैक्टिक है क्योंकि वो चाहते हैं कि यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो ग्रुप है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि उनको भी अच्छी तरह से पता है कि शायद पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो मेजॉरिटी ममालिक की हिमायत हासिल कर पाए। खास करके भारत जैसा मुल्क कैसे पाकिस्तान की हिमायत करेगा कि हम भी, अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बन रहा है तो पाकिस्तान भी बन जाए। तो पाकिस्तान ने इस जो प्रपोजल को बड़ा पोलाइटली रिजेक्ट किया और पाकिस्तान कहता है कि हम रिफॉर्म्स चाहते हैं लेकिन वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए ब्रॉडर कंसेंसस के साथ। अगर 193 ममालिक हैं तो पाकिस्तान का ख्याल है कि कम से कम 170-180 ममालिक जो हैं उन इस्लाहात के हक में वोट दें। ये ना हो कि वैसे तो टू थर्ड्स मेजॉरिटी चाहिए। और इस वक्त दोनों ग्रुपों के पास जो चाहते हैं, जो जिनका अपना नुक्ता नजर है, दोनों के पास ना पाकिस्तान जिस ग्रुप को लीड करता है ना उनके पास वो अक्सरियत है, ना भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जिस ग्रुप में शामिल है ना उनके पास ये इस वक्त अक्सरियत मौजूद है। और इसी वजह से ये जो मामला है वो स्टैंड स्टिल है और पाकिस्तान का ख्याल है कि सूरत हाल में ये बेस्ट मेरे ख्याल में सूरत हाल है कि स्टेटस को मेंटेन रहे। अगर इस्लाहात होनी है तो वो इस तरीके से हों कि फर्दर पोलराइजेशन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करती हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है क्योंकि जो वीटो पावर्स जिन ममालिक के पास है तो वो अपनी मर्जी से और अपने मफादात को देखते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसकी एक्सपेंशन हो जाती है, भारत जैसे मुल्क भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर वो अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो मामलात जो हैं वो मजीद पेचीदा हो जाएंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।